वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सुब्रत पाठक खुद की प्रत्याशिता खुद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं कि योगी मोदी के नाम पर? आप डबल इंजन बोलते हैं, वो आपको खटारा इंजन बोल गए हैं। सब बदला लेने आए हैं। किस बात का बदला? वायरल बहुत होते हैं आप, जहां जा रहे हैं कोई ना कोई वीडियो ऑडियो का जिक्र आ जा रहा है। तहसीलदार के साथ मारपीट और एक दरोगा के साथ मारपीट। कोई मारपीट नहीं है, आप जाकर पता कर लो। क्या रिपोर्ट कार्ड है? क्या आपने बड़े काम किए कन्नौज के लिए? जो काम थे हमने उनको यहाँ के ऊपर पूरा करने का काम किया। किसानों के बीच अन्ना जानवर बहुत बड़ा मसला। तो इस क्षेत्र में चूंकि यादव मजे का है और सब गौपालक होते हैं, ज़्यादातर किसान, उनके पास में जानवर होते हैं, जानबूझकर छोड़ देना। तो जो प्रेम हमको कन्नौज से वो कभी अखिलेश को नहीं हो सकता। गलती से अगर जीत भी गए यहाँ पर तो भी इस्तीफा देकर वापस चले जाएंगे। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट में हैं। आपने गेस कर लिया होगा, यह है कन्नौज लोकसभा, जहां से फिलहाल सांसद हैं सुब्रत पाठक। जायंट किलर बन के उभरे थे 2019 के चुनाव में, डिम्पल यादव को चुनाव हराया था। इस बार उनके सामने मैदान में स्वयं अखिलेश यादव हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और ऐसा लोग कह रहे हैं कि सुब्रत पाठक जी ने बोल बोल के उनको बुला ही लिया। तेज प्रताप यादव का टिकट जारी हो गया था, मगर सुब्रत पाठक बोले कि ये तो इंडिया नेपाल का मैच हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो बात आपकी मान ली कि कार्यकर्ताओं की सुन ली कि पूरा प्लान था? कैसे इसको देखते हैं आप? नहीं, देखो, वो अस्तित्व बचाने आए हैं। अगर कन्नौज से उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती तो स्वाभाविक है इनको काफ़ी बुरा लगता। और इनका जो उद्देश्य था कि उन्हें बदला लेना है, उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो इनका ये चुनाव यहाँ से लड़ना, देखो, अखिलेश यादव सांसद बनकर यहाँ न तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई स्कोप ही नहीं है। और कुल 63 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए 273 सीटें चाहिए। तो सांसद तो आप, प्रधानमंत्री आप बनना नहीं है, मुख्यमंत्री का यह चुनाव नहीं है, सांसद बनकर कर क्या लोगे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो गलती से अगर जीत भी गए यहाँ पर तो भी इस्तीफा देकर वापस चले जाएंगे, क्योंकि नेता विपक्ष का पद तो छोड़ना नहीं है। तो ये क्या आपको बताया आपको उन्होंने? नहीं, सभी लोग जानते हैं ना, समझते कि भाई आए ना, चूंकि क्यों आए हैं, सब बदला लेने आए हैं। किस बात का बदला? क्यों उन्होंने सुब्रत ने हमें डिम्पल यादव को हरा दिया? अरे यार, हमने थोड़ा ही ना हरा दिया, कन्नौज की जनता ने हराया। मेरी कहाँ हैसियत? मेरे पिताजी थोड़े ना मुलायम सिंह यादव थे। तो साधारण आदमी एक साधारण आदमी के तौर पर चुनाव लड़ा, कन्नौज की जनता ने लड़ाया, कन्नौज की जनता ने जिताया, कन्नौज की जनता ने आपकी पत्नी को हराया। तो हमसे बदला काहे लोगे? बदला तो कन्नौज की जनता से लेने आए हो। तो स्वाभाविक इनके, देखो, इनके जेहन में बदला है। आपको ध्यान होगा जब 2022 का चुनाव चल रहा था, इनके कार्यकर्ता सूची बना रहे हैं, 10 तारीख के बाद देखेंगे। अखिलेश यादव का भी बयान सुना होगा कि 2012 से बाद से, वो कहना 2017 के बाद से हम एक को सूची में लिखते जा रहे हैं, एक को सूची में लिखते जा रहे हैं। तो इस प्रकार का एक होता है कि हमारी सरकार आएगी, जैसे मोदी जी के जैसे कि हम गरीबों का मकान बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे, हम लोगों को इलाज की व्यवस्था कराएंगे। तो एक प्रधानमंत्री होता है कि हम गरीबी को समाप्त करेंगे, मतलब इस प्रकार का चर्चा करता है कोई भी नेता अपने आगामी उसके। एक साहब ये नेता है, साहब नहीं साहब हम बदला लेंगे, सूची बनाओ। तो ऐसे राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव के बयान का आप जिक्र कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव ने हाल में, मुझे लगता है परसों, एक जनसभा में आप डबल इंजन बोलते हैं, वो आपको खटारा इंजन बोल गए हैं। देखो, अब है ना, हमने क्या कहा कि ये चूँकि विरासत में जिसको सब कुछ मिल जाता है बगैर कुछ किए, तो वो न तो मेहनत को समझता है और ना ही वो चीज़ों को समझता है। तो कुल मिलाकर वो कुछ भी बोल सकते हैं। भाई, वो बहुत बड़े आदमी अपने आप को समझते हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, अनाप शनाप दौलत है, सब कुछ है, ताकत है। तो कुल मिलाकर किसी से कुछ भी कह सकते हैं। सरकार थी तो कहना छोड़ो, हमें तो जेल ही भेज दिया था फर्जी मुकदमों में। तो जो ताकत थी उसका दुरुपयोग किया। तो आज तो ताकत तो है नहीं, कुछ बिगाड़ सकते नहीं, तो सब मुँह ही हिला रहे हैं। साहब जवान से बोल देंगे, बोलने तो क्या फ़र्क पड़ता है। जनसभा का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपके लिए रैली करने आए थे। थोड़ा बॉर्डर पे था,
इटावा भरतना में और कन्नौज इटावा के बॉर्डर के बीच क्या बोल गए प्रधानमंत्री, क्या अपील करके गए आपके लिए? आपको लगता है उनके आने के बाद जो लोग कह रहे हैं कांटे का मुकाबला है, बदलेगा कुछ? नहीं, देखो, जब मोदी जी के आने के बाद जो अगर मुकाबला उनके आने से पहले अगर कांटे पर है तो फिर आप तो समझ ही सकते हो कि उनके आने के बाद कांटा ख़त्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर मोदी जी भी आज आए हैं, 8 तारीख को अमित भाई भी आ रहे हैं, और कल जिस प्रकार की योगी जी की रैली हुई, भूतो न भविष्यते इतनी बड़ी, तो जिस प्रकार से मोदी जी की रैली होती है उस प्रकार का इम्पैक्ट योगी जी की रैली का कल विधूना विधानसभा में था। जो विधानसभा में मेरा एक एमएलए हार भी गया, एक ही सीट हम हारे हैं यहाँ पर 5000 वोट से। तो वहाँ के ऊपर जिस प्रकार का जो कल जनसैलाब था, चीख चीख कर कह रहा है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सुब्रत पाठक खुद की प्रत्याशिता खुद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं कि योगी मोदी के नाम पर? नहीं, स्वाभाविक है मोदी जी के नाम पर। क्यों? मेरे नेता मोदी जी हैं भाई। मोदी जी के कारण से मेरे जैसे कितने अनेकों सांसद बन गए। तो और मोदी जी ने काम किया है, आज देश की जनता के लिए काम किया। हर कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मोदी नहीं होगा। तो जब मोदी ने अपना जो काम किया है, देश की जनता मोदी को वोट कर रही है, तो मैं लोगों को यही बताता हूँ कि चुनाव कोई सांसद विधायक चुनने का चुनाव थोड़ा ना है, तो प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। पिछला चुनाव आपने डिम्पल यादव के खिलाफ लड़ा, इस बार आप अखिलेश यादव के सामने हैं। दोनों चुनाव का अगर आप कंपेयर करते हैं तो क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? पिछली बार ज़्यादा टफ था, इस बार ज़्यादा टफ है? बसपा की तरफ से इमरान बिन जफ़र हैं, उनको कितनी चुनौती मानते हैं? देखो, पिछला चुनाव ज़्यादा टफ था क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन था। सपा बसपा का गठबंधन जब ज़मीन पे होता है तो बहुत मजबूत होता है। स्वाभाविक रूप से उनका वोट बैंक इतना भारी है कि वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। और जब वो लड़ाई बाकी रही अखिलेश डिम्पल की बात, तो मैं नहीं समझता कोई अंतर है। बल्कि पत्नी के चुनाव लड़ने पर पति की प्रतिष्ठा और ज़्यादा लगती है। तो स्वाभाविक है कि मुझे लगता है कि पिछला चुनाव ज़्यादा कठिन था बजाय इस चुनाव के। अच्छा, वायरल बहुत होते हैं आप, जहाँ जा रहे हैं कोई ना कोई वीडियो ऑडियो का जिक्र आ जा रहा है ना? सबसे पहले जो लोध समाज के बीच सुना, एक वीडियो वायरल होने की बात कह रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि सोनू महाराज वोट खरीदे थे, ऐसा कुछ आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। अवंती भाई जी की मूर्ति का पूरा मामला, क्या मामला है ये? होली के पहले एक्चुअली में तिरवा में रानी अवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति हमारे वहाँ के विधायक श्री कैलाश राजपूत जी ने लगवाई थी, लेकिन वो चूँकि प्राइवेट जगह पर लगवाई थी तो उनको लगता था कि उसमें परमिशन वगैरह लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी समाजवादी नेता ने उसकी शिकायत कर दी आयोग को, और आयोग को शिकायत करने से फिर यहाँ के डीएम के पास आया, तो डीएम ने उसको बगैर परमिशन के मूर्ति नहीं रखी जाएगी। तो जब मूर्ति नहीं रखी जाएगी तो मूर्ति हटाने को लेकर बात आई। तब तक वहाँ पर कुछ लोधी समाज के युवक वहाँ पर आकर एकत्रित हो गए थे, और फिर जब उनसे चर्चा चलने लगी तो उसके बाद में वो लोग नहीं कि मूर्ति नहीं हटेगी। तो विधायक जी ने हमको बुलाया, तो हम लोग गए वहाँ पर। तो हम लोग गए तो विधायक जी ने कहा कि मूर्ति अगर नहीं तो मूर्ति थाने चली जाएगी, अगर थाने चली गई तो कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा तो ये मूर्ति कई दिनों तक लग नहीं पाएगी। और इतनी अच्छी मूर्ति हम बनवा के लाए हैं, काफ़ी अच्छी मूर्ति है अगर आप देखोगे जाके वहाँ। तो खैर वो उस बात पर तो फिर बोले तुम समझाओ इन लड़कों को। तो चूँकि हम उन लड़कों को मैं समझाने लगा, तो उसमें समझाने में बात होने लगी। तुमने सामने कोई प्रशासन की बात है, उसमें क्या करोगे? नहीं तो भाई वो नहीं तो मूर्ति हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब फिर जो चीज़ें होंगी, FIR होंगी, सब चीज़ें कर, तो इन्हीं सब पर चर्चा चलते चलते तब तक उसमें एक हमारा ही अपना कार्यकर्ता था सूरज राजपूत, उसने कहा कि दादा क्या नाम तुम जिला पंचायत के वोट को लेकर इस तरीके से विषय आया था। तो जिला पंचायत में तो उसमें लेकर तो उसमें फिर जो वीडियो चल रहा है तो वो वीडियो में जिला पंचायत की चर्चा हो रही है। तो जिला पंचायत की चर्चा में अब उसमें उतना ही काट कर कि वोट खरीदा है महाराज, प्रशासन ने नहीं डलाया। तो विषय ये था कि वोट खरीदा है, प्रशासन ने नहीं डलाया। तो ये भी अब किसने खरीदा, क्यों खरीदा, कौन से चुनाव में वोट खरीदे जाते हैं, तो एक स्वाभाविक उस चीज़ पे बात चल रही थी। और देखो मज़े की बात यह है, तो हालांकि हम लोगों ने इस चीज़ को जब गए, हमारे विधायक श्री कैलाश राजपूत जी ने भी कहा कि अगर इसमें कहीं पर भी लोधी शब्द का प्रयोग हुआ हो तो कोई साबित कर दे, तो मैं अपनी विधानसभा तक से इस्तीफ़ा दे दूँगा। और जबकि कहा भी नहीं, पूरा वीडियो अगर आप देखो तो उसमें कोई जिक्र ही नहीं, वो तो साफ समझ में आ रहा है कि जिला पंचायत की बात। लेकिन मज़े की बात यही है कि उसी होली के दौरान उन्हीं के एक ब्लॉक प्रमुख पूर्व में रहे उदय राजपूत जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं बड़े,
वो अपने मुंह से किसी को चर्चा करते, कोई कह रहा है तो उससे चर्चा करते हुए बोले नहीं, वो लोधी के लिए नहीं कहा, वो उन्होंने जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर चर्चा में ये बात उन्होंने कही। तो वो बोल रहा है, तो वीडियो आज शायद आज आया कहीं से, आज वायरल हुआ। तो देखो सच्चाई नहीं छुपती है। अब वो किसी से बात कर रहे थे बैठे, वहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। अब वो वीडियो बना लिया, इतने दिन तक वीडियो छुपा रहा। अब होली के बाद आज वो वीडियो सामने आया तो आज पूरा वायरल है। तो उसमें साफ साफ समाजवादी पार्टी के नेता होली के दिन कह रहे हैं कि जो गलत है, और सांसद जी पाठक जी ने इसके लिए नहीं कहा। पाठक जी ने तो जिला पंचायत को लेकर बात कही, लोधी वोट का उसमें कोई मतलब नहीं। तो आप कितने दिन झूठ बोल सकते हो? अखिलेश यादव ने झूठ बोला अपने स्वार्थ के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अब लोधी समाज को इस बात को समझना चाहिए कि जो उनके वोट के लालच में इस प्रकार का झूठ बोलकर पूरे समाज को जो लोग गुमराह कर सकते हैं, वो कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। लोधी समाज के बीच आप जा रहे हैं, उनसे ये बात कन्वे कर रहे हैं उनको मैसेज, क्योंकि नाराज़गी दिख रही है उनके बीच? नहीं, स्वाभाविक है। देखो, जब किसी के बीच में कोई जाएगा इस प्रकार की यदि झूठ बात फैलाएगा तो किसी भाई सम्मान को, किसी के अगर ठेस लगेगी तो उसको दुख तो होगा ही होगा। लेकिन जब वो जान जाते हैं कि नहीं ये झूठ है और ये झूठ को फैलाया गया है, तो भाई बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि अब जो भाई अब कोई अगर सो रहा है तो उसको तो उठा दोगे आप। अब कोई जानबूझ के आंख बंद किए हुए है तो उसको कैसे उठाओगे आप? तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो समाजवादी पार्टी के मूल विचारधारा के हैं या समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो इस प्रकार की चीज़ों को प्लांट करने का कोशिश करते हैं। हम लोग उन चीज़ों को काटने का लगातार प्रयास करते हैं। दो और मामले हैं जिनका बड़ा जिक्र आ रहा है, पुराने हैं मगर चुनाव आता है तो गड़े मुर्दे उखड़ते ही हैं। तहसीलदार के साथ मारपीट और एक दरोगा के साथ मारपीट। कोई मारपीट नहीं है, आप जाकर पता कर लो। उसमें भी एक षड्यंत्र समाजवादी पार्टी ने रचा था। उस षड्यंत्र में मुझे फंसाने की कोशिश की थी, जबकि मेरा कोई लेने देना उसमें नहीं था। और आप देखो तहसीलदार वाले प्रकरण में एक मेरी फ़ोटो कोई दिखाई गई होगी कहीं से दूर, जबकि ना मैं वहाँ मौके पर हूँ, ना कोई मतलब है, ना मुद्दा है, कुछ नहीं। लेकिन वो चूँकि समाजवादी पार्टी से का एक षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में किसी तरीके से उसमें मेरा नाम दिलवाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में उसने एफआईआर लगाई। फिर उसने उस चीज़ को स्वीकार किया कि नहीं, हमसे कोई लेने देना नहीं था। और यही बात ये क्या नाम सिपाही वाली भी, कि उसमें भी जो दरोगा, तो मैंने तो स्वयं कहा था भैया सीसीटीवी है, चेक कर लो, कहीं के ऊपर अगर मैंने अगर एक हाथ भी चलाया होगा तो सीसीटीवी में आ जाएगा। पूरा मामला चेक हुआ, एफआईआर लग गई, मामला ख़त्म हो गया। तो भी सपा क्या बनाएगी? और वो मामला क्या था? वो मामला कोई मुद्दा था कि हम वहाँ पर गए क्यों? तो गए थे भैया अपने कार्यकर्ता के लिए। मेरा एक नाई समाज का एक कार्यकर्ता है जिसको फर्जी उठा कर ले गए, तो अगर पुलिस है तो इसके मतलब पुलिस को कोई गलत काम करने देंगे क्या? फिर हम जनप्रतिनिधि क्यों हैं? तो वो स्वाभाविक है, मेरे कार्यकर्ता को कोई गलत तरीके से यदि इस प्रकार का, या जनता के किसी व्यक्ति को यदि उसके साथ उत्पीड़न पुलिस करेगी तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, शिकायत करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई कराने का प्रयास, हम हर संभव काम करेंगे। बिल्कुल। अब चुनाव का वक्त है तो चुनाव के वक्त मांगा जाता है रिपोर्ट कार्ड। आप सांसद हैं 5 साल से, क्या रिपोर्ट कार्ड, क्या आपने बड़े काम किए कन्नौज के लिए? देखो, एक सांसद का काम क्या होता है? अब यहाँ के ऊपर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि सांसद ने किया क्या। अब सांसद ने किया क्या तो साहब कोई ये नहीं बताता है कि सांसद अखिलेश यादव ने क्या किया, सांसद डिम्पल यादव ने क्या किया, अखिलेश यादव आजमगढ़ सांसद थे 5 साल, क्या किया, डिम्पल यादव मैनपुरी से सांसद हैं, उन्होंने मैनपुरी में क्या किया, सांसद रहते क्या किया? कभी जवाब नहीं आया, आज तक नहीं आया। लेकिन सांसद की तुलना कन्नौज में साहब मुख्यमंत्री से करते हैं। अच्छा, अब अखिलेश कह रहे हैं जो काम उनके हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पे हैं। सांसद रहते उन्होंने क्या किया ना, हमें हिसाब दो, जवाब दो। अब आओ मेरे काम। सांसद का पहला काम होता है अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाना। कितनी समस्याएं अखिलेश जी ने उठाई, कितनी समस्याएं डिम्पल जी ने उठाई कन्नौज के लिए, जरा सार्वजनिक करो ना। तो सब वीडियो होते हैं, करो सार्वजनिक। कर उठाई नहीं, कभी गए नहीं साहब, सांसद जाते ही नहीं हैं। वो तो केवल राजनीतिक पर्यटक हैं, ये लोग पिकनिक करते हैं, चूँकि इनको मिला हुआ है अपना परिवार से पैतृक, तो वही केवल उनका जो अपना है। और कभी सदन में कोई समस्या कन्नौज को लेकर उठाई नहीं, ना खुद ने, ना खुद की पत्नी ने।
अब कन्नौज के लिए जो किया तो कोई एहसान नहीं किया मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर आपको बने हो तो कन्नौज के कारण से 30 साल कन्नौज ने समाजवादी पार्टी को यहाँ से सांसद दिया है जी। अखिलेश, मुलायम, डिम्पल, उससे पूर्व के भी तमाम इनके सपा के नेता। तो आपने कौन सा एहसान कर दिया कन्नौज को ऊपर? और उसके बाद में फिर क्या मुख्यमंत्री की तुलना सांसद? अरे मुख्यमंत्री की तुलना करना है तो करो भैया, सरकार से करो। मुख्यमंत्री की तुलना करनी है तो हमारे योगी जी से करो। अब आपने अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनाया आपकी सरकार ने, तो हम क्या यहाँ दूसरा मेडिकल कॉलेज बना देते? हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज औरैया में बनाया, औरैया में भी तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात में बना रही है, वहाँ भी तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। आपने अगर एक्सप्रेस वे बनाया आगरा लखनऊ, तो हमने भी तो यहाँ जीटी रोड बनाया। आप देखो कितना शानदार एक्सप्रेस वे है जीटी रोड में। आप अधूरी योजनाएं छोड़ गए थे, आपकी पूरी कराने का काम हमने किया। कौन सी? हमने जो सदन, सारी योजनाएं इनकी कौन सी योजना इनकी पूरी थी भाई? किसान मंडी 30% पूरी नहीं थी, 70% पूरा काम करने का काम हमने किया। ये फॉरेंसिक लैब केवल बाउंड्री बना के छोड़ के गए थे, उसको पूरा करने का काम हमने किया। यहाँ के ऊपर पैरा मेडिकल कॉलेज, उसको पूरा करने का काम हमने किया। यहाँ के ऊपर जो इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको पूरा करने का काम, प्लस वहाँ के ऊपर बोर्डिंग बनाने का काम हमने किया। मेडिकल कॉलेज जो रिफर सेंटर था, उसमें आज ऑक्सीजन प्लांट, जनरेटर से लेकर बहुत सारी सुविधाएँ। आज वहाँ पर जाओ, चले जाओ आप, ओटी होती है। पहले तो केवल रिफर सेंटर था, कोई जाता था जुकाम में भी तो भी रिफ़र कर दिया जाता था। आज बड़े बड़े ऑपरेशन वहाँ के ऊपर होते हैं। कैंसर अस्पताल वहाँ के ऊपर चालू हो गया है। आज कीमो हो रही है, डायलिसिस हो रही है, बहुत सारी यहाँ के ऊपर इस प्रकार की सुविधाएं हैं। हम लोगों ने पीजी के लिए लिखा है, भारत के सरकार के मंत्री जी से हम लोग मिले भी थे, स्वास्थ्य मंत्री से, तो उन्होंने यहाँ के लिए पीजी क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन भेजा है। आगे आने वाले दिन 56 पीजी क्लासेस भी यहाँ शुरू हो जाएंगी। विभिन्न रोगों के तमाम ऐसे अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ से निकलेंगे। तो सब कुल मिलाकर जो आपने किया उसको हमने आगे, हमने इसको रोका तो नहीं। हम चाहते रोक कर हमको दूसरा प्रोजेक्ट ले आते, तो अगर हम दूसरा प्रोजेक्ट ले आते तो ये पैसा सरकार का बर्बाद होता कि नहीं होता? सरकार का पैसा भी बर्बाद होता। और जैसे पहले चलता था, 40-40 साल पुरानी योजनाएं लंबित पड़ी नहीं है, योगी जी ने आने के बाद, मोदी जी ने आने के बाद उनको पूरा किया। उत्तर प्रदेश की कितनी सारी ऐसी योजनाएं, चाहे सिंचाई की योजनाएं, अन्य तमाम 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, कोई दूसरी सरकार चालू करके गई, अगली सरकार आई रोक दिया। हम लोगों ने सब नहीं किया। कोई योजना थी, माने किसान मंडी थी, यहाँ के किसानों का इससे हित हो सकता था, हमने इसको पूरा किया। जो काम थे हमने उनको यहाँ के ऊपर पूरा करने का काम किया। इसके अतिरिक्त जो हमने सदन में जो कन्नौज के आलू के किसानों की समस्या हमने रखी, फूलों के किसानों की समस्या हमने रखी, इत्र उद्योग से जुड़े समस्या हमने रखी, यहाँ के रेलवे के लिए रेलवे की समस्या हमने सदन के ऊपर रखी। और उसका परिणाम भी आया। उसका परिणाम ये आया कि हमारे यहाँ यही स्टेशन थे, ट्रेनें वही निकलती थीं, लेकिन ट्रेनें यहाँ रुकती नहीं थीं। हमने 6 लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ पर स्टॉपेज कराई हैं, कन्नौज में, हमारे झींझक में, गुरसाईगंज में, जसोदा में। तो और कन्नौज का रेलवे स्टेशन भी आप देखो आने वाले दिनों में बिल्कुल एयरपोर्ट के जैसा, अगले 1.5 साल में काम शुरू है वहाँ के ऊपर। तो 1-1.5 साल में केवल ये बिल्कुल एयरपोर्ट के माफिक दिखाई पड़ेगा। तो देखो, हमारा कन्नौज है, हमारी मातृभूमि है, हमें इससे प्यार है। और हम लोगों को इससे मतलब कहते हैं ना, जननी जन्मभूमि से चाह स्वर्गादपि गरीयसी। तो जो प्रेम हमको कन्नौज से, वो कभी अखिलेश को नहीं हो सकता। और इस बात को हमने कहा भी था। वो जो पिछले लोकसभा के चुनाव में जो डिम्पल यादव जी को नॉमिनेशन कराने आए थे, तो उन्होंने यहाँ का अपने भाषण में कहा था कि मैं जितना प्रेम डिम्पल को करता हूँ उतना प्रेम मैं कन्नौज को भी करता हूँ। मैंने उनके इस भाषण को पढ़ा था अखबार में। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन मेरा भी था नॉमिनेशन। तो मैंने अपने नॉमिनेशन के दिन कहा था, हमने कन्नौज, अखिलेश जी आए थे, कह रहे थे कि मैं जितना प्रेम डिम्पल को करता हूँ उतना प्रेम कन्नौज को भी करता हूँ। हमने अखिलेश जी, बस यही तो हमें आपसे जुदा करता है, क्योंकि मैं जितना प्रेम अपनी जन्म देने वाली माँ को करता हूँ, उससे कहीं अधिक प्रेम अपने इस कन्नौज की धरती माँ को करता हूँ। क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की भूमि है, हमारे पितरों की भूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। और इसके लिए जिएंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे। 3 मुद्दे और हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। व्यापारियों के बीच, क्योंकि इत्र नगरी है ये, तो परफ्यूम पार्क जो इत्र पार्क है
उसको लेकर मैं स्टेटस जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जितना तेज़ी से काम वहाँ होना चाहिए तो हो नहीं रहा है। देखो बिल्कुल ठीक बात है और लोगों से मैं भी सहमत हूँ। 2 साल 2.5 साल कोरोना के लंबे निकल जाने के कारण से कुछ बजट की भी समस्याएं नहीं, बहुत सी समस्याएं रहीं, काम भी प्रभावित रहे, तो उस कारण से वो काम ज़रूर ठहरा था। लेकिन उसके बाद फिर उस काम को तेज़ी से पूरा किया। आज बाउंड्री बन गई है, सब प्लाटिंग आटिंग की तैयारी है और शायद कुछ प्लाट वहाँ के ऊपर लोगों ने परचेज़ भी कर लिए हैं। कुछ चीज़ों के रेट को लेकर लोग शिकायत कर रहे थे, ज़्यादा लेकर थोड़ा शिकायत था, तो मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने कहा भी था, तो उन्होंने कहा कितना कर दिया जाए। हमने यहाँ के व्यापारी चाहते हैं कि आधा रेट कर दिया जाए, तो बस थोड़ा इशू है। तो मुझे लगता है तब तक आचार संहिता लग गई, नहीं तब तक वो भी सॉल्व हो जाता। अब जैसे ही इसको सॉल्व करके तुरंत हम लोग इस पर काम शुरू, अब तो प्लाटिंग ही करना है, काम शुरू हो जाएगा। युवाओं की बात करें तो युवा रोजगार और पेपर लीग, ये 2 मसलों पर बहुत बात कर रहे हैं। नहीं देखो, निश्चित रूप से कि एक माहौल यहाँ के ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार में और खासकर पिछले 15 सालों में सपा बसपा की जो सरकारें रही हैं उन 15 सालों ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया। और ये नकल शिक्षा को बढ़ावा सपा की सरकार में मिला और उसके बाद में डिग्री बिक्री भी सपा की सरकार में शुरू हुई और उसके बाद में चचा भतीजा झोला लेकर निकल कर पैसा भर भर कर वो लिस्ट जाती थी और जो जिनके नंबर आ भी जाते थे सफ़ेदा लगा दिए जाते थे, कम कर दिए जाते थे। ये सब सपा की सरकार में हुआ, इसीलिए उनको नहीं चुना। अब लोग बोलेंगे 2 बार से आपको चुन रहे हैं। आप सुनो तो ना, तो ये पूरा एक कहकस उनका बनाया हुआ था। तो वही अंदर भर्ती के अंदर भी लोग बैठे हुए थे। अब हम लोगों ने उसको लेकर काफ़ी प्रयास किया है। देखो इस परीक्षा को भी कितने संजीदा तरीके से करने का पूरा कोशिश था, लेकिन उसके बावजूद भी भाई सेंधमारी कर ले गए वो लोग। तो ठीक है, कर ले गए, लेकिन आप देखो कभी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई होगी जितनी बड़ी कार्रवाई कराई है योगी जी ने। और उसमें कोई भी कितना भी बड़ा आदमी था पकड़ा गया, उसको सीधा जेल गया है और ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी पीढ़ियों में कभी कोई शोर देखेगा भी नहीं। और पेपर लीक के लिए अब हम लोग संसद में कानून भी लेकर आए। तो कुल मिलाकर इतना कठोर कानून बनाने का हमारा इरादा है कि आगे भविष्य में कोई कभी किस पेपर लीक करके किसी को इस प्रकार से परेशानी ना दे सके। और जब तक कोई कानून नहीं होगा तो लोगों को डर भी नहीं होगा। किसानों के बीच अन्ना जानवर बहुत बड़ा मसला। 2022 विधानसभा जब मैं आया था तब भी था और अब 24 को लोकसभा चुनाव हो रहा है, अब भी है। इसका लेकर कोई मजबूत ऑल्टरनेटिव या कोई ऑप्शन बन के उभर के सामने नहीं आ रहा है। देखो इसका अब ये समस्या, चूँकि जब चुनाव आता है तो इस क्षेत्र में चूँकि यादव मज़े का है और सब गौपालक होते हैं, ज़्यादातर किसान, उनके पास में जानवर होते हैं। जानबूझकर छोड़ देना। आप इसके समाजवादी पार्टी के समर्थक जो प्रधान यहाँ के ऊपर हैं, रात में को वो गौशाला खोल देंगे और जानवरों को निकाल देंगे, क्योंकि जानवर चरेंगे जाकर, फसलें ख़राब होंगी, तो उनको लगता है कि भाजपा के जो है सरकार को वोट नहीं मिलेगा। हम गौशाला बना सकते थे, बना दिया। गौशालाओं में जानवरों को पहुंचा सकते थे, पहुंचा दिया। अब योगी जी आकर थोड़े ना उनको बंद करेंगे, देखना तो किसी को पड़ेगा। अब वो लोग जानबूझकर, कुछ लोग ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो इस प्रकार की समस्या को क्रिएट करते हैं। आसपास के ज़िलों में समाजवादी पार्टी के लोगों के ही मेले हैं। अब उन मेलों में जानवर आते हैं, चले जाते हैं। कुछ जानवर बछड़े टाइप के जानवर लोग छोड़ जाते हैं, तो वो जब छोड़ जाते हैं तो उनको वो जानबूझकर वहाँ से भरवा के ट्रकों से वो कन्नौज में छुड़वा देते हैं, खासकर ऐसे टाइम जब चुनाव आता है। तो इनके षड्यंत्र को लोग समझने लगे हैं। और बाकी अब चुनाव जाएगा, ये समस्या भी चली जाएगी, कोई नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ आप देखो, हम लोगों ने 1070 एक नंबर जारी किया है। हम लोग कैटल हर जगह पर जो जानवर पकड़ने के हम लोगों ने वाहन भी बनवाए हैं। हर ब्लॉक को एक वाहन खरीदवाया है। कहीं के ऊपर जानवर हों, सूचना आती है, वहाँ के ऊपर फोर्स जाती है और जानवरों को पकड़कर संबंधित गौशालाओं में कर देती है। अब इसका प्रॉपर इसका कैसे हो, तो आप देखो अभी भारत सरकार ने अभी लगभग 1.5-2 महीना पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें हर जनपद में काऊ सफारी बनेगी। तो एक ये सफारी बना के, तो इसमें जैसे जितने भी इस प्रकार के जानवर हैं, तो पूरा गाय और बैल, बछड़े, इस तरह इनको सब वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। तो एक तो इनके गोबर का उपयोग लेकर से वहाँ के ऊपर खाद बनाना, अन्य उपकरण माने गैस बनाना, इनके सब पूरा करके मतलब एक सफारी साल का 50-50, 100 करोड़ रुपए का वहाँ का मुनाफा भी देगी। एक इस प्रकार की योजना भारत सरकार ने बनाई है। तो हर जिले में इस प्रकार की ज़मीनों को चिन्हित करके वहाँ के ऊपर परमानेंट सोल्यूशन यही है। अब समस्या ये है कि जानवर आए तो हमारे साथ में ही है। प्रकृति ने हमारे साथ जानवरों को भेजा। जब तक हमारे उपयोग में थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम खेती उसी से करते थे, बैल से हम खेत जोतते थे। आज बैल से खेत जोतते नहीं, ट्रैक्टर आ गया। लेकिन गाय का उपयोग तो है, दूध देती है, लेकिन जिस दिन दूध देना बंद कर देती है, छोड़ देते हैं कुछ लोग,
तो ये कुछ ही लोग होते हैं, सारे नहीं होते हैं। तो ये कुछ लोग, वो उनकी मानसिकता भी उसी प्रकार की है। जिस दिन माँ बूढ़ी हो जाती, माँ को भी छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोग गाय भी छोड़ देते हैं। तो और कुछ लोग राजनीति के कारण से छोड़ देते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो जानवर कभी हमारे उपयोग में आते थे, आज हमारे उपयोग में नहीं है, तो आज अब दूसरे होते तो उनको खा जाते। अब आज भाजपा की सरकार है तो उनको कोई मार के खा भी नहीं सकता। तो इसलिए इस समस्या का निराकरण यही था कि जो मोदी जी ने कहा था कि समस्या का हम समाधान करेंगे, तो काऊ सफारी बनाकर ही इस समस्या का समाधान संभव है। और कहीं ना कहीं मेरी कोशिश है कि कम से कम अपने छोटे मोटे उपयोग में कुछ जानवर आने लगें। मैं अपने उपयोग के लिए कम से कम मैंने अपने घर में मैंने तो मना कर दिया, मेरा कोई बछड़ा नहीं छोड़ा जाएगा, कहीं गौशाला में नहीं दिया जाएगा। हम लोग बछड़ा पालेंगे, बछड़े का उपयोग करेंगे कि उसको किस प्रकार से उससे हम अपने खेती में या अन्य कोई किसी उसमें हम उससे काम लें। बिल्कुल। राजनीतिक क्षेत्र में दो चीज़ों की बड़ी चिंता भी जताई जा रही है, जो वोट परसेंटेज घट रहा है, आप देख रहे होंगे। और एक चर्चा ये भी कि चुनाव में थोड़ा नीरस है। इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, और वोट परसेंटेज बढ़वाने के लिए कन्नौज में क्या प्रयास हो रहे हैं? देखो, भाजपा का जो वोट है वो पड़ रहा है, और नीरस चुनाव इसलिए है कि सामने वाला विपक्ष हतोत्साहित है बुरी तरीके से, और विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं हथियार डाल चुके हैं। वो समझ रहे हैं कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं, तो क्यों विरोध करो। तो बहुत से लोग इस प्रकार के हैं। तो कई कारण से कभी क्या है ना, मेरा कार्यकर्ता, जैसे आज यहाँ का चुनाव कन्नौज में है, अब मेरा कार्यकर्ता आपको दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ चुनाव लड़ने आए। जब चुनौती हमारे कार्यकर्ता को दिखती है तो हमारा कार्यकर्ता जूझता है, और जहाँ उसको चुनौती नहीं दिखती है तो स्वाभाविक है हमारा कार्यकर्ता भी थोड़ा सुस्त हो जाता है। तो इसलिए ये हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज कुछ कम रही हो, लेकिन फिर अगले चरण में 5% सुधरी, और इस चरण में आप देखिएगा तीसरे चरण में कल के बाद परसों, उसके बाद में फिर हमारे यहाँ जब चौथा चरण का चुनाव होगा तो कन्नौज में ऐतिहासिक वोटिंग होगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर आप इस बार सांसद बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, दूसरा टर्म आपको मिलता है, तो क्या बड़े काम प्रॉमिस करेंगे आप क्षेत्र की जनता से? देखो, बड़े कामों में हमने कहा कि यहाँ पर ज़रूरत के आधार पर, देखो सबसे पहले तो जो हमारी जो पार्टी का जो मूल विचारधारा, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को विकास के क्रम में लाकर आगे खड़ा करना। जब आखिरी आदमी का विकास होगा तो ही उस गांव का विकास होगा, और जो गांव का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, शहर का विकास होगा तो जनपद का विकास होगा, जनपद का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, और राज्य का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। तो कुल मिलाकर अंतिम व्यक्ति को मजबूत करना, यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है, ये मेरा उद्देश्य है। तो सबसे पहले, अभी भी कुछ लोग ऐसे छूट गए हैं जिनको पक्का मकान नहीं मिल पाया है, तो मोदी जी की गारंटी के 3 करोड़ मकानों में से सबकी उसको पक्का मकान बनवा देना। कुछ गाँव भी छूट गए हैं जहाँ पर नल से जल नहीं पहुँचा है, तो वहाँ नल से जल पहुँचा देना। कहीं टंकी बन गई है लेकिन अभी नीचे लाइन नहीं बिछ पाई है, तो वहाँ लाइन बिछवा कर पानी पहुँच शुरू करा देना। तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग काम कर रहे हैं कि 24 घंटा बिजली गाँव में भी दें, इसको लेकर 100 करोड़ से भी अधिक रुपया भी हमारे क्षेत्र में पूरा जर्जर लाइनों को बदलने के लिए कि भाई 24 घंटा बिजली देना है तो पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर बदलने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, कुछ सब स्टेशन यहाँ बनाने पड़ेंगे। तो उनको सबके लेकर भी हम लोगों ने तो अगले 1-1.5 साल में लक्ष्य है कि यहाँ के ऊपर कम से कम अगली विधानसभा के चुनाव में जब हम जाएंगे तो 24 घंटा बिजली हम लोग उत्तर प्रदेश में दे रहे होंगे इस कन्नौज में। तो ये इन सभी लक्ष्यों के साथ साथ अब बड़े प्रोजेक्टों में, तो जिस प्रकार से हमने बताया कि कन्नौज में एक औद्योगिक नगरी स्वीकृत हुई है हमारे यूपी गवर्नमेंट की ओर से, जिसमें एक्सप्रेस वे के आसपास लगभग 500 हेक्टेयर की ज़मीन भी हम लोग अधिग्रहित कर रहे हैं। और उसमें जो बाहर से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, कि जैसे जो अभी जो यूपी समिट में जो आया था, इन्वेस्टर समिट में, तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, अब उनको ज़मीनें चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो ज़मीनें कहाँ, तो इसको लेकर औद्योगिक शहर बसाने का निर्णय 5 यूपी में लिया गया, उसमें 1 हमको भी मिला है। तो आने वाले दिनों में यहाँ के ऊपर इंडस्ट्री आकर सेट हों, और तो स्वाभाविक है कन्नौज का विकास बहुत तेज़ी की गति से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत जी आपका इतना समय देने के लिए। बाकी आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं। तो ये थे सुब्रत पाठक, तमाम सवालों के जवाब दिए। बातचीत आपको जैसी भी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।